दोस्तों बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन एक बार फिर से RDS GS गुरु में। दोस्तों हम शुरू कर रहे हैं अपनी ज्ञान भारतम सीरीज पढ़ रहे हैं। उसमें नेक्स्ट एपिसोड शुरू करेंगे। शायद हमने 4 एपिसोड कंप्लीट कर लिया, आज 5वां एपिसोड होगा इसमें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और पुराने हैं देख रहे हैं लगातार तो इसको शेयर करिए। ओके, तो आज सबसे पहला टॉपिक, इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या है? SIR, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जो चल रहा है ना वहाँ पे, अपने प्यारे यूपी में भी चल रहा है, कई राज्यों में और भी चल रहा है। तो उसमें क्या हुआ है, अभी नया अपडेट, संसद सत्र के एक दिन पहले बढ़ाई डेडलाइन, यानी अब इसकी डेट बढ़ा दी गई है। यानी जो पहले पहले की कुछ डेटें अब मैं आपको बताता हूँ। अब 11 तक फॉर्म जमा कर सकेंगे और अंतिम सूची 14 फरवरी को, यानी पहले 4 दिसंबर थी, 4 दिसंबर अंतिम डेट थी, अभी कर दी उसको 11। और ड्राफ्ट लिस्ट पहले 9 दिसंबर को आती, अब 16 को आएगी। और दावे आपत्तियाँ 9 दिसंबर से 8 जनवरी, अब 16 दिसंबर से 15 जनवरी तक होंगे। और अंतिम सूची 7 फरवरी को इधर आएगी, 14 फरवरी को। ठीक है, तो ये डेट हो गई है। अगर आप इसको PDF चाहते हैं ना, इसकी PDF चाहते हैं तो अगर मैं PDF भी भेज सकता हूँ, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। उसके लिए मैं एक अलग से एक टेलीग्राम चैनल बना दूंगा, उस पर PDF डालता रहूँगा, है ना। इंपॉर्टेंट चीज़ें इसके साथ भी और भी डालते रहेंगे। अच्छा, ये बस इतनी न्यूज़ देनी थी, ये ख़त्म हो गया। अब देखते हैं अगला टॉपिक। अब देखो, 12 साल से पहले बच्चों को स्मार्टफोन देना बड़ा जोखिम है। अभी जो है 10,500 बच्चों पर एक अध्ययन किया गया है। किसने ये किया है? न्यूयॉर्क की पेडियाट्रिक्स जर्नल में एक प्रकाश हुई है, रिपोर्ट प्रकाशित हुई है। तो उसमें बताया गया क्या इसका प्रभाव पड़ेगा। देखो, उनके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बहुत खतरे का संकेत है भैया। ये बताया गया 10,500 पर अमेरिका में एक शोध हुआ है। स्टडी में पाया गया है कि 12 साल से कम उम्र के बच्चे, स्मार्टफोन पाने वाले बच्चों में डिप्रेशन, मोटापा, नींद की कमी जैसी समस्याएं थी। अक्सर देर तक जागने के, उनकी खाने पीने की आदत, दिनचर्या और पैटर्न असंतुलन हो गया है। ठीक है, तो अब देखो, ये तो ठीक है, परेशानी क्या हुई तो समझ गए। उपाय क्या करें भैया? माता पिता क्या उपाय करेंगे, गार्जियन क्या उपाय करेंगे? तो जहाँ तक संभव हो स्मार्टफोन देर से दें या दें ही नहीं। और ज़्यादा जिद कर रहा है, अगर ज़्यादा आदत है तो उसको थोड़ा डिले करें, कोई ना कोई बहाना मार के। बच्चों को सामान्य फ़ोन, बेसिक वॉच, लैंडलाइन फ़ोनों का इस्तेमाल करवाएं। बच्चों को स्पोर्ट्स और फिजिकल एक्टिविटी इस सब में शामिल करें, तो इसलिए उनकी दूरी बढ़ जाएगी, दूरी अलग ही हो जाएगी, मतलब फ़ोन से थोड़े दूर होने लगेंगे। फ़ोन को रात में बेडरूम से बाहर रखें ताकि नींद प्रभावित ना हो। बच्चे क्या देख रहे हैं इस पर भी पूरी नज़र रखें। ठीक है, ये थोड़ी अवेयरनेस की न्यूज़ थी। वर्क होम, अब देखो, मेंटल हेल्थ काउंसलर बनकर आप कमा सकते हैं, लाखों लोगों की टेंशन दूर कर सकते हैं और आप अपना करियर बना सकते हैं। क्या है, देखो नया अपडेट। आज की तनावपूर्ण जीवन शैली और मानसिक समस्याओं के कारण मेंटल हेल्थ काउंसलिंग की मांग दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अगर आपने मानसिक स्वास्थ्य के संबंध में किसी प्रकार का अध्ययन, डिग्री या डिप्लोमा किया है तो आप घर बैठे बेहतरीन करियर बना सकते हैं। ठीक है, तो क्या है योग्यता? शैक्षणिक योग्यता तक लेते हैं। इसके लिए मनोविज्ञान, समाजशास्त्र या संबंधित क्षेत्र में बैचलर डिग्री होनी चाहिए। इसके साथ सामाजिक स्वास्थ्य काउंसलिंग या मनोचिकित्सा में कोई प्रमाणित कोर्स फायदेमंद हो सकता है। अच्छा, और क्या? संचार कौशल आपका अच्छा होना चाहिए। काउंसलिंग के दौरान स्पष्ट और प्रभावी संवाद आप बेहद महत्वपूर्ण है, इस पर काम करें। सहानुभूति और समझ, मरीजों की भावनाओं को समझना और उन्हें सहानुभूति के साथ सुनना, यह आप में कौशल होना चाहिए। समस्या समाधान आपकी क्षमता होना चाहिए। मानसिक समस्या का सही तरह से समाधान करने के लिए ठंडे दिमाग से सोचना आवश्यक है, सुनना आवश्यक है। पहले सुनना सीखो, उसके बाद ही तो किसी का सोल्यूशन करोगे। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पंजीकरण, अगर आप इस तरह के हैं तो ऑनलाइन, इसके लिए आप वेबसाइट और ऐप्स पर पंजीकरण करके प्लेटफॉर्म मानसिक स्वास्थ्य काउंसलरों को क्लाइंट से जोड़ सकते हैं। सोशल मीडिया पर सेवाओं की प्रमोट कर सकते हैं, ये फायदा हो जाएगा। मूल्य निर्धारण और पैकेज बनाएं, है ना। इसमें ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए किफ़ायती दरों पर काउंसलिंग सेवाएं शुरू करें। समय समय पर विशेष छूट और पैकेज ऑफर भी दे सकते हैं। सतत शिक्षा और अपडेट्स, इस क्षेत्र में नई तकनीकी और विधियों के बारे में अपडेट रहें। ये नहीं है कि एक बार सीख लिया और बस चुपचाप बैठ गए। वेबिनार, वर्कशॉप में भाग लेते रहें और नई नई जानकारियाँ सीखते रहें। अच्छा जी, अब देखो एक पॉजिटिव रिपोर्ट, बहुत बढ़िया पॉजिटिव खबर है। कम निवेश में शुरू करें किसकी? मशरूम की खेती। मशरूम की खेती के बारे में बताया। देखो, उनके बारे में बताया, डॉक्टर बसु चौधरी हैं, इनके बारे में बताया उन्होंने क्या अभी अचीवमेंट किया है। वह सालाना 500 किलो ऑयस्टर मशरूम, ये क्या है, किस्में मशरूम की ऑयस्टर मशरूम तैयार कर रही हैं, महिलाओं को समझाया। देखो पहले क्या है, पहले इनके बारे में पढ़ लेते हैं। भोपाल की हैं डॉक्टर बसु चौधरी। इन्होंने न केवल मशरूम की खेती शुरू की, बल्कि इस खेती से उन्होंने कई महिलाओं को रोजगार भी उपलब्ध कराया है। ठीक है, वे बताती हैं कि उन्होंने वर्ष 2011 में हिमालय के सोलन से 400 रुपये में 5 किलो, यानी 80 रुपये किलो ऑयस्टर मशरूम के स्पोन खरीद कर खेती शुरू की, और वह सालाना 60 लाख रुपए का कारोबार कर रहे हैं। 60 लाख रुपए। इन्होंने लोन लेकर 100 वर्ग फीट में एक मशरूम स्पोन
लैब बनाई, इस लैब में निर्मित स्पोन महिलाओं को निःशुल्क उपलब्ध करवाए और उन्हें इसका प्रशिक्षण दिया। अच्छा, महिलाओं को समझाया कैसे? वह बताती हैं कि मशरूम के औषधीय गुणों को देखते हुए उन्होंने इसकी खेती शुरू की, लेकिन लोग इसके बारे में कम जानते थे। उन्होंने इसके प्रोटीन गुणों के आधार बताते हुए लोगों को जागरूक करना शुरू किया। उन्होंने मुनाफा बढ़ाने के लिए महिलाओं को सीटा के, ये क्या है, किस्में, सीटा के, किंग ऑफ ऑयस्टर और रीसे जैसी किस्मों के उत्पादन का प्रशिक्षण दिया। इसके बाद उन्होंने थाईलैंड के कोर्डिसेप्स मिलिटेरिस मशरूम का कल्चर प्राप्त कर इसका उत्पादन शुरू किया। मतलब ये नाम है। अच्छा, पहली कमाई से बड़ा हौसला, समझो। वह बताते हैं कि उन्होंने जब पहली बार मशरूम उगाया तो 30,000 रुपये की कमाई हुई थी। उन्होंने मशरूम की खेती और आगे बढ़ाने और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए 2013 में बायोटेक्नोलॉजी में एमएससी करी, एमएससी पढ़ाई की। इसके बाद उन्होंने मशरूम की और भी स्पून खरीदे, फिर उन्होंने बड़े लेवल पर कमाना शुरू किया। ठीक है, अब देखो थोड़ा अपडेट है साइबर से संबंधित। साइबर सुरक्षा है ना, साइबर सुरक्षा एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। इसके बारे में क्या है? पैकेट स्निफिंग से बचने के लिए वाईफाई नेटवर्क बंद करें। तो वाईफाई जला छोड़ देते हैं ना, तो उससे क्या नुकसान होता है उसे समझ लें। अगर आप उपयोग में लेने के बाद अपने वाईफाई नेटवर्क को खुला छोड़ देते हैं तो आप पैकेट स्नैपिंग का शिकार हो सकते हैं। इसमें क्या होता है? हैकर अपने वाईफाई नेटवर्क से आपके यूज किए छोटे छोटे डेटा को एकत्रित करके अब आपके नेटवर्क को हैक कर सकता है। इससे बचने के लिए हमेशा वीपीएन का यूज करें। अगर आपने नेटवर्क ओपन छोड़ दिया है तो ऑटोमेटेड टूल का उपयोग करते समय सावधानी बरतें। अच्छा, क्या करें? देखो ये क्या करें, ये सब मैंने समझाया थोड़ा सा। हमेशा लॉक नेटवर्क से ही लॉगिन करें। अपने नेटवर्क के पासवर्ड की सुरक्षा बढ़ाएं। 12 से 16 अंक, ये इंपॉर्टेंट है, 12 से 16 अंकों का अक्षर, अंक और स्पेशल कैरेक्टर का मजबूत पासवर्ड बनाएं। और एक जैसा ही पासवर्ड ना बनाएं, जो कॉमन वो है ना, स्पेशल वर्ड, स्पेशल कैरेक्टर जो कॉमन है उनका यूज ना करें, थोड़ा घुमा के यूज करें। ठीक है, चलो ये हो गया। अगला देखो उपाय, साइबर सुरक्षा को अवैध बनाने की तैयारी। अभी केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट की कुछ गाइडलाइन आई हैं। क्या क्या आई हैं? फोन में संचार साथी, ये सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार ने बोला संचार साथी ऐप हर फोन में कंपलसरी होगा और डिजिटल अरेस्ट मामलों की सीबीआई से जांच होगी, ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला। ये दोनों चीज़ें, दो चीज़ जोड़ दी हैं इसमें, तो मैं समझाता हूँ क्या है मामला। देखो, केंद्र सरकार ने बोला है कंपनियों को कि 90 दिन में करना होगा ऐप को प्री इंस्टॉल, मतलब प्री इंस्टॉल उसमें से, और ऐसा करना होगा कि ग्राहक उसको उससे अनइंस्टॉल ना कर पाए। अच्छा, इसकी दोहरी तैयारी कर रहे हैं। कैसे? केंद्र सरकार तो मोबाइलों में बोल रही है कि भाई इसको साइबर सुरक्षा के लिए संचार साथी ऐप को, ये संचार साथी ऐप को इंस्टॉल करो, कंपलसरी है, और ऐसा करो कि वो अनइंस्टॉल ही ना हो सके। दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट डिजिटल से संबंधित जानकारियों को या इस तरह के केसों को सीबीआई से हैंडल करने के लिए आदेश दे चुका है। संचार साथी ऐप प्री इंस्टॉल करने के लिए 90 दिन का समय दिया गया है। यह, और साथ ही यह भी निर्देश दिया गया है कि सप्लाई चेन में मौजूद डिवाइसों पर यह ऐप सॉफ्टवेयर अपडेट के जरिए भेजा जाएगा। मतलब जो पहले से यूज हो रहे हैं उनमें सॉफ्टवेयर अपडेट के जरिए भेजा जाएगा, और इस तरह से अनिवार्य होगा कि वो उसको डिसेबल नहीं कर पाएँ, अनइंस्टॉल नहीं कर पाएँ। अच्छा जी, ठीक। अब देखो, सुप्रीम कोर्ट आरबीआई व आईटी कंपनियां मदद करें, राज्य सहमति दें। मतलब उन्होंने बोला है कि इसमें आईटी कंपनियां मदद करें इस काम में, और आरबीआई मदद करे, और साथ में जो जो राज्य इस तरह की, जैसे पंजाब, तमिलनाडु, उत्तराखंड, इस तरह हरियाणा, ये राज्य जो है, ये यहाँ से साइबर अपराध ज़्यादा होते हैं, तो ये राज्य भी मदद करें, है ना, सपोर्ट करें। ओके, चलो इसमें देखते हैं थोड़ा डेटा। भारत दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल बाजार, 120 करोड़ मोबाइल उपभोक्ता है ये भारत में। अच्छा, मोबाइल ट्रैकिंग, आईएमडीआई सत्यापन, धोखाधड़ी रोकने में संचार साथी मददगार होगी। 7 लाख चोरी के फ़ोन रिकवर किए जा चुके हैं इससे अभी तक, और 37 लाख से अधिक ब्लॉक, 3 करोड़ फर्जी कनेक्शन पकड़े गए, है ना, ये डेटा है। 1,23,672 मामले 2024 में दर्ज हुए। डिजिटल अरेस्ट सहित साइबर अपराध के 1935 करोड़ रुपए ठगे हुए, मतलब 2025 में इतने रुपए ठगे गए, ये सब डेटा है। तो ये संचार साथी अगर आपके में नहीं है तो आप भी इसको इंस्टॉल कर लो, फायदा रहेगा। ओके, आपके लिए अच्छा ही है, फायदेमंद चीज़ है। चलो देखते हैं नेक्स्ट। बने, ये देखो थोड़ा जानकारी, बने डिजाइनिंग, सुरक्षा, ऑप्टिमाइजेशन के मास्टर। अब देखो, आज के डिजिटल युग में जब कंपनी अपने डेटा और सर्वर को क्लाउड शिफ्ट कर रही है, तब क्लाउड आर्किटेक्ट, ये पोस्ट है, क्लाउड आर्किटेक्ट की डिमांड जबरदस्त वृद्धि हो रही है। अच्छा, क्या है भैया क्लाउड आर्किटेक्ट? क्लाउड आर्किटेक्ट ऐसे पेशेवर होते हैं जो कंपनियों के लिए क्लाउड सिस्टम डिजाइन, मैनेज और सिक्योर करते हैं। यह तय करते हैं कि कंपनी का डेटा क्लाउड पर कैसे काम करेगा, उसकी सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाएगी, और ऑप्टिमाइजेशन कैसे होगा, यूज कैसे होगा। अच्छा, प्रमुख कोर्स संबंधित क्लाउड आर्किटेक्ट बनने के लिए आपको कंप्यूटर साइंस, आईटी, इंजीनियरिंग जैसे विषयों में ग्रेजुएशन करनी होती है। इसके बाद आप कुछ विशेष सर्टिफिकेशन कोर्स
करके इस क्षेत्र में अपनी विशेषज्ञता प्राप्त कर सकते हैं। ओके, ये होती है जिम्मेदारी। जिम्मेदारी क्या होती है? क्लाउड आर्किटेक्ट का काम पूरे क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर को डिजाइन करना, उसे पूरी तरह सुरक्षित करना। इसके तहत वे क्लाउड प्लेटफॉर्म का चयन करते हैं, डेटा को क्लाउड पर स्टोर करने के लिए आवश्यक सर्वर नेटवर्क और सिक्योरिटी सेटअप तैयार करने के काम करते हैं। क्लाउड पर चलने वाली एप्लीकेशनों को बेहतर बनाने के लिए उनकी परफॉर्मेंस बढ़ाना और लागत कम करना उनका दायित्व होता है। पुराने सिस्टम को क्लाउड में स्थानांतरित करने, मतलब ये भी दायित्व होते हैं और देख लेते हैं। विभिन्न क्लाउड प्लेटफॉर्म की विशेषताओं को समझ सही सेवाओं का चयन करने की जिम्मेदारी क्लाउड आर्किटेक्ट होती है। मतलब ये है कि ये बड़ा क्षेत्र उभरा है अभी, और आप ये जो है ना ये सब कर सकते हैं। अब इसको अगर करना चाहते हैं तो इसको गूगल से ज़्यादा इसके बारे में सर्च कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो थोड़ा समझ लेते हैं पढ़ने के बारे में। SQ3R मेथड है, एक पढ़ाई में काम करता है। कैसे काम करता है और क्यों, कैसे कारगर हुआ? स्टडी में फोकस बढ़ाने के प्रभावी तरीके क्या है, समझ लेते हैं। 3 तरीके समझाए इसमें, बहुत अच्छे तरीके हैं। कौन सा? देखो, पहले पढ़ाई के दौरान ध्यान केंद्रित करना और जानकारी को लंबे समय तक याद रखना चुनौतीपूर्ण होता है। चाहे आप प्रतियोगी परीक्षा दे रहे हो या कोई भी किसी की परीक्षा, तो आप आजमाइए। कुछ तरीके हैं, 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीके अभी दिखाए जाएंगे आपको। वो देखो कौन कौन से तरीके हैं, वो आपको बहुत कारगर होंगे। देखिए, पहला है द SQ3R मेथड। एक अध्ययन तकनीकी है, इसमें 5 स्टेप आ रहे हैं। जैसे एस फोर SQ, देखो SQ, और 3 R ऐसे है वो। तो सबसे पहले एस से है सर्वे करें, यानी अध्ययन को जल्दी से देखें, मतलब अध्याय को जल्दी से देखें और उसके मुख्य बिंदु पर नजर डालें, सर्वे कर लें। क्यू से क्वेश्चनिंग करें, खुद से सवाल पूछें कि इस अध्याय से वो क्या सीखने वाले हैं। 3R मतलब पहले R से रीड करें, है ना, दूसरे से रिसाइट करें, दोहराएं, और तीसरे से रिव्यू करें। देखो क्या है इसमें, गहराई से रीड करें मतलब पढ़ें, पहला रीड करें, जोर से बोलकर समझें, उसको रिसाइट मतलब दोहराएं, जोर जोर से बोलकर दोहराएं, दूसरा हो गया रिसाइट करें, और तीसरा है रिव्यू, और अंत में रिवाइज करें। साइंटिफिक रिसर्च के अनुसार यह तकनीकी न केवल पढ़ने के दौरान फोकस बढ़ाती है, बल्कि यह जानकारी को संरचित और व्यवस्थित तरीके से दिमाग में बिठाने में मदद करती है। कौन सा है? SQ3R। ओके, अगला है डुअल कोडिंग। दूसरा आ गया डुअल कोडिंग, यानी डुअल कोडिंग ये क्या है? यह तकनीकी है जिसमें आप जानकारी को 2 रूपों में सीखते हैं, जैसे शब्दों में, पहला टेक्स्ट के रूप में, शब्दों के रूप में, दूसरा इमेजी चित्रों के रूप में। साइंस कहती है कि जब आप एक ही जानकारी को 2 रूपों में सीखते हैं तो दिमाग उसे बेहतर तरीके से प्रोसेस करता है और उसे लंबे समय तक याद रखता है। तीसरा है गोल सेटिंग थ्योरी, लक्ष्य निर्धारण सिद्धांत। यह सिद्धांत यह कहता है कि स्पष्ट और मायने योग्य लक्ष्य निर्धारित करने से लोग अपने कार्यों का अधिक फोकस करते हैं और परिणाम स्वरूप उनकी उत्पादकता बढ़ती है। लक्ष्य निर्धारित करते समय आपको स्मार्ट, अब इसकी फुल फॉर्म क्या है? स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रिलेवेंट, टाइम बाउंड लक्ष्यों को ध्यान में रखना चाहिए। ओके, साइंटिफिक अध्ययन में ये साबित हो चुका है कि जब आप स्पष्ट और मापने योग्य लक्ष्य निर्धारित करते हैं तो यह आपको कार्यों पर केंद्रित करने और उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। यह फोकस को बढ़ाता है क्योंकि आपके पास एक विशिष्ट दिशा होती है और आप जानते हैं कि आपको क्या हासिल करना है। इसके अलावा चंकिंग, सिंगल टास्किंग, द 80-20 रूल को काफ़ी बता रहे हैं, इनको आजमा सकते हैं। ठीक है जी, चलें। ओके, जीरो बेस्ड कैलेंडर ये अपना सकते हैं, ये भी शिक्षा संबंध क्या है? हर मिनट का पूरी तरह उपयोग करना सीखें। कैसे? समय प्रबंधन के मामले में, अब इसमें टाइम मैनेजमेंट है। समय प्रबंधन के मामले में कोई भी रणनीति तभी प्रभावी हो सकती है जब हर मिनट का उपयोग सही तरीके से किया जाए। जब हम अपने दिन की शुरुआत करते हैं तो अक्सर हम बिना किसी योजना के काम शुरू कर देते हैं, जिसके कारण समय बर्बाद होता है। जीरो बेस्ड कैलेंडर एक ऐसी तकनीक है, इसी को रोकने के लिए ऐसी तकनीकी है जो आपके दिन के हर पल को उद्देश्यपूर्ण तरीके से योजनाबद्ध बनाने में मदद करती है। यह समय प्रबंधन विधि है। इस पद्धति में डेट टाइम बिना काम का समय नहीं होता। यह न केवल समय प्रबंधन में मदद करता है बल्कि कार्य के प्रति प्रतिबद्धता, उत्पादकता में भी वृद्धि करती है। ओके, चलो तो क्या करना है भैया? जीरो बेस्ड कैलेंडर का पहला कदम दिन की शुरुआत में योजना बनाएं और तय करना कि कौन सा कार्य किस समय किया जाएगा। पहले योजना बनाएं और कौन सा कार्य कब होगा उसको अरेंज कर लें। अवांछित गतिविधियों को समाप्त करें, शेड्यूल को व्यवस्थित कर लें। अनुकूल ब्रेक भी लेना है, ब्रेक लें ताकि आप फिर से ऊर्जा से भरे हुए हों, कार्यों पर ध्यान दे सकें। साथ ही शेड्यूल को लचीला बनाएं ताकि किसी भी अत्यावश्यक कार्य के लिए समय बना सकें, वो भी रखना है। दिन के अंत में अपनी योजना की समीक्षा भी करें, या किया क्या है आज हमने। अगला है टी शेप्ड स्केल। ये क्या है भाई? टी शेप्ड स्केल थोड़ा समझो इसके बारे में। करियर को मिलता एक नया आयाम, मतलब देखो आज के प्रतिस्पर्धी कार्यस्थल में सफलता की कुंजी के लिए केवल 1 या 2 क्षेत्रों में विशेषता रखने से नहीं, बल्कि
विभिन्न क्षेत्रों में ज्ञान समझ का संयोजन करने में है। इस संदर्भ में टी शेप्ड स्किल या टी आकार कौशल का महत्व बढ़ गया है। ये कौशल मतलब आपको कई तरह की जानकारी रखनी होगी। क्या है इसका मतलब देख लेते हैं। पहले पकड़ते हैं टी शेप्ड स्किल है क्या। देखो, एक विशेष प्रकार के कौशल को संदर्भित करता है जिसमें किसी एक विशेष क्षेत्र में गहरी विशेषज्ञता, लंबी अवधि की छड़, मतलब टी है ना जैसे, तो ये टी ऐसे बनती है, देखो टी ऐसे बनती है, तो इसमें आपकी गहरी समझ और इसमें थोड़ी थोड़ी समझ ऐसे है। अच्छा, जबकि साथ ही अन्य क्षेत्रों में सामान्य ज्ञान होता है। इसे समझने के लिए आप इसे टी के आकार से जोड़ सकते हैं, है ना, मैंने समझा दिया। उदाहरण के लिए सॉफ्टवेयर डेवलपर जो कोडिंग और तकनीकी समस्याओं को हल करने में विशेषज्ञ है, ये तो उसकी टी वाला हो गया, ये वाला पोर्शन। और ये साइड वाले जो हो गए ना ऊपर वाले, इसमें गहरी विशेषता हो टी में। अच्छा, लेकिन साथ ही परियोजना प्रबंधन, ग्राहक संचार और टीम सहयोग जैसे अन्य क्षेत्रों में भी वह ज्ञान रखता है। तो ये हो गया टी शेप्ड, मतलब ये जो टी है ना इस तरह से, इसमें थोड़ी थोड़ी समझ और ये पूरी गहरी समझ, ये होता है। तो बहुमुखी पे है कुल मिला के बात ये है। जॉब अपडेट देख लेते हैं। जॉब के बारे में क्या है, अभी कुछ अपडेट है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड द्वारा होमगार्ड की वैकेंसी निकली है। होमगार्ड के कितने पद निकले हैं, 41,424 और 17 दिसंबर तक लास्ट डेट है। ये इसकी साइट है, देख लेना एक बार। राइट्स लिमिटेड ने असिस्टेंट मैनेजर के पद निकाले, 425 दिसंबर लास्ट डेट है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने क्या निकाला है, नायब तहसीलदार और अन्य के पद निकाले हैं, 238 पद हैं, 30 दिसंबर लास्ट डेट है। ठीक है, चलो आज यहीं रोकेंगे। अगर चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करिए, लोगों को बताइए। ओके, थोड़ा चैनल को बढ़ाने में मदद करिए। ओके, थैंक यू सो मच। जय हिंद।